भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर बेंजाइन, इसी को कहते हैं बेंजाइन। अब क्या होगा जब ये अनस्टेबल है तो स्वाभाविक सी बात है ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो अमोनिया अटैक करेगा, अमोनिया अटैक करेगा। अब देखो ये इधर भी आप शिफ्ट करा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इधर शिफ्ट कराओ तो अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा, अगर इधर शिफ्ट कराओगे तो अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा। क्या बना जरा ध्यान देना, ये बन गया NH2H और यहाँ पे बन गया नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन। आप अगर गॉस देखो तो ये बन गया, या अगर यूं कहें एक और तरीका, भाई पॉसिबिलिटी तो हम दोनों लेकर के चलेंगे। ये अब कहोगे सर ये दोनों तो सेम ही चीज, ये आपको सेम लग रहा है, लेकिन जब हम कोई ग्रुप प्लेस कर देंगे इसमें तब ये बात डिफर कर जाएगी। अब ये क्या होगा, ये इसको ले लेगा और ये या ये इसको ले लेगा और ये इसको, अल्टीमेटली क्या बनेगा एनिलीन, अल्टीमेटली एनिलीन बना। तो दोनों का नाम सेम है, लेकिन तब नाम सेम नहीं होता जब पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता। मैं भी एग्जांपल देके बताऊंगा, भी एक दूसरा एग्जांपल भी लूंगा। पहले ये समझो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो जहां पे Cl था वहां पर भी NH2 ग्रुप आया है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके बगल वाले मतलब ऑर्थो पोजीशन पर भी NH2 ग्रुप आए। और इस पूरे रिएक्शन के दरमियान दो चीज बनती, एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट जिसको कह रहे हैं बेंजाइन, और एक कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो भाई जहां पे Cl था वहां पर भी NH2 आया है और उसके ऑर्थो पोजीशन पर भी NH2 आया है। दोनों ही संभव, दोनों ही पॉसिबल। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म को कहते हैं सीने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ड्रामेटिक रिएक्शन, सीने मतलब सिनेम, ड्रामेटिक रिएक्शन, सीने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस पाथवे से जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है उसका रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने ऐसा एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लिया और इसका मुझे बेंजाइन मैकेनिज्म कराना है। तो अगर मैं इसका बेंजाइन मैकेनिज्म कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया क्या बनेगा, पहले तो ये बनेगा, ये बन जाएगा। और जब आप अमोनिया अटैक कराओगे तो अमोनिया दो तरह से अटैक कर सकता है। अगर हम इधर घुमाएंगे इसको तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, और इसका अपोजिट मतलब दो तरह के कार्बन आयन बनेंगे। एक कार्बन आयन तो यहाँ पर बनेगा और दूसरा कार्बन आयन ऐसा बनेगा।
सबको समझ में आ रही है मेरी बात? दो तरह के कार्बन आयन बनेंगे। अब क्या होना है, अब देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन। क्या लग रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन? क्या कहोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन? तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है और मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो दूर है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बगल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। थोड़ा इलेक्ट्रॉन ऊपर कर दें। हाँ, हाँ, ठीक है। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन ज्यादा स्टेबल कार्बन है? सेकेंड वाला, सेकेंड वाला सब, सेकेंड वाला कम स्टेबल है और फर्स्ट वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कार्बन आयन कौन ज्यादा स्टेबल, ये और ये क्या है, लेस स्टेबल। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बगल में निगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और दूर में है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो क्या होगा, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाए। अल्टीमेटली मोर स्टेबल कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मेजर। और लेस स्टेबल कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर। देखो जरा, ये ऐसे और ये इस तरह से, ऐसे क्या बन गया, ये इस तरह से बन गया। ये बन गया मेजर। और ये अगर हम देखें एकदम बिल्कुल आराम आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, सेकेंड रिएक्शन को मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखना। जैसे मैंने दिया, ये कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ। सोडामाइड क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन को खींच लेगा और फिर ये यहाँ से ऐसे ये निकल गया, जैसा हमने ऊपर वाले केस में किया था। ये बन गया, अमोनिया अटैक करेगा। अब अमोनिया अटैक कैसे करेगा, बॉन्ड को इधर भी घुमा सकते हैं, बॉन्ड को इधर भी घुमा सकते हैं। अगर हम बॉन्ड को इधर घुमाएंगे तो अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा और निगेटिव यहाँ पे आएगा। अगर बॉन्ड को इधर घुमाएंगे तो निगेटिव यहाँ पे आएगा, अमोनिया यहाँ पर अटैक करेगा। मैंने दोनों सिचुएशंस को आपके सामने रखा और इन दोनों सिचुएशंस को रखने के बाद मैंने पूछा कि कार्बन आयन किस केस में ज्यादा स्टेबल, तो निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बगल में CH3 है, यहाँ पे बगल में CH3 नहीं। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, ये कम स्टेबल कार्बन आयन, मोर स्टेबल कार्बन आयन एंड लेस स्टेबल कार्बन। तो क्या कहेंगे कि मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और लेस स्टेबल कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जब बुक भी सॉल्व करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मतलब ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और मैं अब बेंजाइन 11th क्लास के बैकलॉग में भी नहीं बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये पूरी तरह से AR-SN रिएक्शन खत्म हो चुका है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमने रिएक्शन विद मेटल भी बता दिए हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बता दिया। जो तीसरा रिएक्शन है वो रिएक्शन है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। बस, हाँ, हाँ। तो ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया पूरी तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको लिख लो अच्छी तरह से, फिर मैं बताता हूँ, पहले लिखो इसे।
ठीक है। पागल बंदे को दोनों चढ़ते रहते हैं क्या यार? क्यों क्या हो गया? क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ कैमरा। ये हाँ। सर एक बार वो ऊपर वाला रह गया एक। अच्छा, देखना। बस बस। हो गया। नहीं सर, लिख रहा हूँ अभी। अरे हो गया। ओके।
ये भी खत्म हो गया। अब बस एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है जो 5 से 10 मिनट लगेगा। उसमें उसको लिखने के बाद ये सर मैं कैमरा को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड करिएगा। लेफ्ट नहीं लिखी थी क्या? ये लो, हो गया। यस सर। गुड। तो अब मिटा दूं? नो सर, नहीं सर, अभी तो। अच्छा। अभी बहुत लिखने हैं। माय गॉड। एंड ये जतीश, निकिता, तन्मय, आर्यन। आर्यन लिख रहा है। यस सर। गुड। और पागल वागल तो नहीं हो गया ना तू? शिवांश कहाँ चला गया अभी? ये दिख रहा है। यस सर। यासिका नॉट कनेक्टेड, नहीं जुड़ी है यासिका अभी भी। आज की क्लास उसने मिस कर दी, इम्पोर्टेंट क्लास। रितेश, क्या चल रहा है तुम्हारा? रितेश डिस्कनेक्टेड। क्या दूं? किसका? अच्छा, लाइव। यहाँ तक मेरे बुखार हो रहा है, लग जाएगा। अब ये है कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बिकॉज अब सिर्फ दो तरह के रिएक्शन बचे हैं। एक रिएक्शन तो जो कि 10-15 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा। और एक रिएक्शन है जो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वही अब थोड़ा टाइम लेगा। अदरवाइज इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है फिनिश हो चुके हैं। काफी डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे हमें सॉल्व करना है चीजों को। सर तो दोनों रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में भी बता दो ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो दो रिएक्शन है, अब जैसे पता है कभी कभी क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी एक ऐसा रिएक्शन दिया पड़ेगा, जैसे मान लो
कुछ इस तरह का रिएक्शन किया हुआ है और वो थोड़ा ऊपर कर दो सर। हाँ तो इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ रहेगा CH3 CH कुछ ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा और इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। तो अब जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है तो कहाँ कराएंगे NaOH के साथ रिएक्शन? तो कभी ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें मिले तो क्या करेंगे कि ये इसको ऐसे शिफ्ट कराते हैं और ये इसको ऐसे शिफ्ट कराते हैं। तो देखो यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है तो आप ऐसे इसको शिफ्ट कर सकते हैं और ये बना सकते हैं O-, ये इसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं और Me इस तरह से आप करा सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप ऐसे करा सकते हो और क्वेश्चन मिलेंगे तो कम से कम ध्यान तो रहेगा ना कि हाँ चलो मतलब ऐसा भी कर इस तरह से होता है। तो ठीक है फिर दो रिएक्शन और बचे हैं तुम्हारे। दो रिएक्शन कौन कौन से बचे हैं? एक EAS रिएक्शन जो आप हेडिंग दे दो EAS रिएक्शन। EAS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बचा है एलिमिनेशन। लेकिन मैं बताऊं तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया उससे NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 99% क्वेश्चन 95% ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब NCERT ऑलरेडी तुम्हारा कवर हो चुका है बिल्कुल। अब सिर्फ ये EAS वाला सिर्फ बताऊंगा तो NCERT कवर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एलिमिनेशन मतलब एक क्लास का इंतजार कर लेते हैं पहले। एक क्लास करने के बाद जो नेक्स्ट टुमारो होगा वो एक क्लास तब नेक्स्ट टुमारो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर का फिनिश होना बहुत जरूरी था बिकॉज ये बहुत बड़ा पैनिक होता है तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर होता है जो स्टूडेंट को बिल्कुल ट्विस्टेड तरीके से समझ में आता है। और बाकी इसके बाद के जो चैप्टर है वो थोड़ा आसान है मतलब इजीली आप समझ सकते हो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो को समझना होता है। जिसको एरो समझ में आती है कि एरो कैसे घूम रहा है एरो कैसे चल रहा है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगेगी। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है कुछ भी नहीं है बस स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है। जिसको सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर समझ में आएगा जिसको सबसे ज्यादा एरो समझ में आएगा कैसे घूम रहा है कैसे कौन सा एलिमेंट आ रहा है कौन जा रहा है ये अगर पता चलेगा तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे हो जाओगे। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है कि कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है एरो कैसे घूम रहा है इन सारी बातों को हमें सोचना है। तो सिर्फ दो रिएक्शन बचे हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही मैं रहने दूंगा ठीक है। आज अभी इससे ज्यादा नहीं क्योंकि इसके बाद फिर 11th क्लास की भी क्लास लेनी है। इसलिए आप लोग अगर लिख लिए हो तो डिस्कनेक्ट हो सकते हो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एंड ओके बाय टू ऑल ऑफ यू।